और वही खबर सबसे पहले जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट देकर पसंद किया है। तो किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी के बाद अपनी 6 मांगे प्रधानमंत्री तक तो पहुंचा दी है, लेकिन उनमें सबसे अहम मांग है एमएसपी की गारंटी, वो भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको समझाया जाए, बताया जाए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, क्यों किसान एमएसपी को लेकर एक तरीके से जिद पर अड़ गए हैं। प्रधानमंत्री झुक गए, तीनों विवादित कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आज लखनऊ में इसको लेकर पंचायत हुई, अब अगली बैठक वो लोग मुंबई में करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज नारा दे दिया, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। तो सवाल है कि आंदोलन कहां तक जाएगा। पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर आपको एमएसपी का तफसील से मतलब भी समझाते हैं। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल जाता। हमारी जीत तो हो गई, लेकिन संपूर्ण जीत नहीं हुई है। एमएसपी की गारंटी का कानून बने, वो लड़ाई है, वो अभी बाकी है। एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, यही अब संयुक्त किसान मोर्चा का नया नारा है। और इसी नारे के तहत किसान नेताओं ने सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान महापंचायत के नाम पर पहली मोर्चेबंदी लखनऊ में हुई। ऐलान दोहराया गया कि आंदोलन तभी वापस होगा जब सरकार एमएसपी गारंटी का कानून लाएगी। दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल जाता। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देश में एक नया बिगड़ बच चुका है संयुक्त किसान मोर्चे का। सरकार पहले भी एमएसपी पर फसलों की खरीद करती रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। इसीलिए किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 19 नवंबर को जब पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तब उन्होंने भरोसा दिया था कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन किसान किसी कमेटी के भरोसे अपनी मांग से पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि असल संकट ही भरोसे का है। एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी, उसकी शक्ल देखेंगे क्या होगी। ये हो सकता है यहाँ से वापस चले जाएं किसान, लेकिन एमएसपी की लड़ाई जब तक वो कमेटी बनेगी उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे। प्रधानमंत्री को मुकरते हुए कोई देर नहीं लगती, ये बहुत बार देख चुके हैं हम। अब सवाल ये कि जब सरकार एमएसपी के तहत फसलों की खरीद करती ही है तो उसे कानूनी रूप देने में दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि अब तक सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एमएसपी का कानून बना तो सरकार बाध्य हो जाएगी। पीडीएस के तहत जितना अनाज गरीबों को दिया जाना होता है, सरकार उसी हिसाब से किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन कानून के बाद उसे खपत से ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी, जिससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देश में अनाज भंडारण की क्षमता पहले ही कम है, एमएसपी के तहत ज्यादा खरीद होने लगी तो भंडारण व्यवस्था चरमरा जाएगी। सरकार ने अगर एमएसपी गारंटी दे दी तो एक खतरा महंगाई बढ़ने का भी है, क्योंकि अनाज महंगा हो सकता है। देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 2 करोड़ के करीब किसानों से ही एमएसपी पर उनकी फसल खरीदती है। बाकी किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर अपना अनाज बेचने पर मजबूर होते हैं।
तो हम किसानों का जो क्राइसिस है वो बढ़ता गया, कर्जे के अंदर वो दबता जा रहा है। और इसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है कि गारंटेड इनकम किसान को मिले, या प्राइस हो गारंटेड हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटेड हो, तो उसके माध्यम से उसको गारंटेड इनकम मिले। जो भी व्यक्ति मार्केट में एंटर हो वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, तो इसमें सरकार पे कोई बोझ नहीं आना है, किसानों की भी भलाई होगी और किसानों को भी अच्छा रेट मिलेगा। जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो 30, 40, 50 हज़ार करोड़ की जो लूट हर साल किसान की कर रहे थे वो रुक जाएगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन किसानों ने संसद घेराव का ऐलान भी किया है। अगर सरकार ने एमएसपी पर जल्द फैसला नहीं लिया तो विवाद और बढ़ सकता है। सरकार झुकी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब एमएसपी को लेकर किसानों की जिद है कि वो आंदोलन तो जारी रखेंगे। इसीलिए आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय, और वो बहुत साफ है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस कॉल दें। पूरे शो के दौरान ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, आपकी मिस कॉल्स का हमको इंतजार रहेगा और कार्यक्रम के आखिर में जरूर दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। और राय बहुत साफ है, एमएसपी जरूरी है, किसानों को भरोसा दिलाती है, किसानों को लूट खसोट और भ्रष्टाचार से बचाती है। इसीलिए मेरी राय है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटीड पेमेंट होना चाहिए किसानों को। लेकिन एमएसपी के नाम पर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे आम व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रोड जैम्स हो, चाहे वो आंदोलन की कोई भी और शक्ल क्यों ना हो। तो एमएसपी भी जरूरी है और आम आदमी को तकलीफ ना हो ये भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी के एमएसपी वाले फॉर्मूले की। स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी का जो फॉर्मूला दिया था वो C2 प्लस 50% ऑफ C2 होगा। आसान कर देता हूं, परेशान मत होइए। ये C2 क्या है समझाता हूं, सुनिए। यहां C2 का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी समग्र लागत। इसमें किसान की खुद की जमीन, उसका किराया, उसकी ब्याज राशि सबको मिलाकर जोड़ा जाता है, आकलन किया जाता है। इसको आपको एक उदाहरण के जरिए अब समझाता हूं। मान लीजिए किसी फसल के 1 क्विंटल उपज पर समग्र लागत 1000 रुपये आती है। C2 अगर 1000 रुपये आती है, ऐसे में उसका एमएसपी 1000 रुपये और उसका 50% यानी 500 रुपये का जोड़ होगा। तो 1000 प्लस 500 यानी 1500 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएं। ये फॉर्मूले के बेसिस पर मैंने आपको समझाया। किसानों का दबाव है कि सरकार उनकी एमएसपी की मांग को मान ले, लेकिन सरकार की क्या दिक्कत है उसको भी आप समझिए। सरकार को अपना बजट गड़बड़ाता दिख रहा है, और वो ऐसा है कि अगर सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी तो सालाना खर्च सरकार का 17 लाख करोड़ रुपए आएगा, जो सालाना बजट का लगभग आधा अमाउंट है। अभी तक एमएसपी से देश के 19% किसानों को ही फायदा पहुंचता है। एमएसपी में 56% कृषि के उत्पाद ही खरीदे जाते हैं। एमएसपी पर 26% फसल की ही खरीद होती है। किसानों को एमएसपी मिलना या सब्सिडी मिलना कोई हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी अपने देशों के किसानों का पूरा ख्याल रखता है। दिसंबर 2020 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत यूरोपियन यूनियन के देशों में सब्सिडी का बंटवारा होता है। मदद का 89% पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है, 89%। 2020 में अमेरिका ने 3,42,000 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी अपने देश के किसानों को दिया। चीन की बात करते हैं। चीन ने 2006 में कृषि क्षेत्र से जुड़े लगभग सारे टैक्स को खत्म कर दिया ताकि किसान पर कोई बोझ ना पड़े। ऐसे एक और छोटा और महत्वपूर्ण देश है नॉर्वे। नॉर्वे की सरकार ने अपने कृषि क्षेत्र का 60% खर्चा खुद वो उठाती है ताकि उसके देश के किसानों को
कोई परेशानी का सामना न करना हो। अब आपको एक बार फिर आसान शब्दों में बता देते हैं कि कौन सा देश अपने किसान को प्रतिवर्ष कितनी कितनी आर्थिक मदद भी करता है। पहले नंबर पर जो मुल्क आता है वो है कनाडा, जो हर किसान को प्रतिवर्ष 5,51,000 रुपए की आर्थिक मदद करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जो 5,39,000 रुपए की आर्थिक मदद करता है। यूरोपियन यूनियन अपने हर किसान को 79,392 रुपए की प्रतिवर्ष मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया हर साल औसतन 16,503 रुपए की आर्थिक मदद अपने अपने किसानों की करता है। लेकिन भारत में किसानों की जो आर्थिक मदद की जाती है सरकारी तौर पर, वो औसत आंकड़ा सिर्फ 3,642 रुपए है। कहाँ लाखों में बात और कहाँ सिर्फ 3,000 रुपए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।